प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जातक का जन्म होता है माघ माह में। माघ माह में जन्मे लोग बड़े ही आयु संपन्न होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि परिस्थितियों की समझ बड़ी अच्छी होती है। हालांकि आरंभ में जो स्थिति होती है ग्रहों की, जो बैठे हैं या फिर जो माह का प्रभाव है, उसमें आरंभ में व्यक्ति अपनी एनर्जी को बहुत समुचित तरीके से नहीं समझ पाता है। पर बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वो अपनी स्थिति को समझने में वो एक तरीके से सफल होने लगता है। उत्तरायण में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये जो शुभग्रह होते हैं, ये सब बलवान होते हैं और इनके बलवान होने के कारण जातक के जीवन में शुभ लक्षणों की वृद्धि होती है और जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं रहती है। शुक्ल पक्ष, शिशिर ऋतु, नौमी तिथि। तो शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं, वो शास्त्रकार उन्हें शुभग्रह कहते हैं। और चंद्रमा जब शुभग्रह हो जाते हैं तो व्यक्ति को सुखी, धनवान, प्रबुद्ध, वैभवशाली और मानसिक स्थिति को शांत और गंभीर करने में सहायता देते हैं। ये चंद्रमा व्यक्ति के प्रत्येक दिन और उसके प्रत्येक दिन के दिनचर्या को फोकस करते हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा एकमात्र ग्रह होकर के मजबूत बैठे हैं, शास्त्रकार लिखते हैं आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रेक्षन्ते शुभा शुभानी। सारे ग्रहों में चंद्रमा को सबसे ज़्यादा बलवान माना गया है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण इसलिए, मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में बहुत बार ये बात कही है कि चंद्रमा, सूर्य, वार के अधिपति और लग्न के अधिपति, ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली को गति देते हैं। ये गति कैसे देते हैं? तो उसको कंसंट्रेट करेंगे, उसके कारोबार में उसका मन लगाएंगे, उसको निरंतर बनाएंगे। जो व्यक्ति अनियमित है, उसकी कुंडली के चंद्रमा कमजोर है और वो इस वजह से ही अनियमित है क्योंकि उसकी कुंडली के चंद्रमा कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति मेहनती है तो इसमें उसका अलग से कुछ नहीं है। वो मेहनती इसलिए है क्योंकि उसकी कुंडली के चंद्रमा और मंगल ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सैद्धांतिक है तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी कुंडली के गुरु और चंद्रमा ठीक हैं, चाहे उसकी कुंडली हो या ना हो। अगर कोई व्यक्ति चोर है, कृपण है, कठोर है, निर्दयी है, जिद्दी है, मांस भक्षण करता है, बहुत सारे कुकर्म करता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी कुंडली के गुरु, सूर्य और चंद्रमा कमजोर हैं। जो व्यक्ति धर्म पे विश्वास नहीं करता, उसकी कुंडली के चंद्रमा, उसकी कुंडली के सूर्य, उसकी कुंडली के गुरु कमजोर हैं। और आप अक्षरशः ये बात उनकी कुंडली देख करके समझ में आ सकती है। शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह, इस वजह से सरकारी नौकरी का योग लग जाता है और व्यक्ति को 100% सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। इसके योग कैसे बनेंगे मैं आगे बताऊंगा। कृत्तिका नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र जो स्थिति बना करके चंद्रमा बैठे हैं, वहां वो उच्च के हो रहे हैं और सूर्य की ये कुंडली है, मतलब ये सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य इस कुंडली के प्रधान ग्रह बनते हैं, लग्नेश बनते हैं, लग्नाधिपति बनते हैं। लग्न के अधिपति सूर्य बनते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, वृष राशि में होकर के, वो नक्षत्र कृत्तिका का है, जिसके नक्षत्र के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। तो लग्नेश होकर के लग्न का देखना, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का लग्नेश होकर के लग्न को देख रहा है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति देखिए, जो कारोबार भाव के अधिपति हैं, वो शुक्र नौकरी भाव में बैठे हैं। मतलब संघर्ष जरूर देंगे पर सफलता भी देंगे, क्योंकि शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति पे या दशम स्थान पे सूर्य और शनि जैसे ग्रहों का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है। तो दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा और दशम स्थान के अधिपति नौकरी के भाव में और शनि से दृष्ट, शनि अपने राशि को देख रहे हैं। एक सिद्धांत यहाँ और भी आएगा कि जब जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी, यहाँ के अधिपति शनि बनते हैं, 9वें भाव में बैठ जाते हो, तो व्यक्ति को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलती है और उसकी सीट रिजर्व होती है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पहली परीक्षा में ही सफल होते देखे गए हैं। अगर थोड़ा बहुत जो संघर्ष मिल रहा है वो इसके कारण मिल रहा है क्योंकि दशम स्थान के अधिपति 6वें भाव में बैठे हैं, राहु और केतु के संपर्क में हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सफल पक्के होंगे।
और चाहे कितने भी ऊंचे आगे बढ़ जाएं, हमेशा अपने संस्कारों का आपके ऊपर प्रभाव होना चाहिए। आप चाहे कितने ही ऊंचे पद पे चले जाएं, कितनी ही प्रतिष्ठापन्न हो जाएं, पर हमेशा अपने माता और पिता के संस्कारों को बना करके रखने की आवश्यकता है। उसमें थोड़ा भी जो लुंज पुंज होना होगा, वो आपके पद और प्रतिष्ठा और साथ ही साथ आपके जो प्रभाव हैं, उसमें निरंतर रूप से कमजोरी लाने लगता है। तो चाहे जो कुछ भी हो, हम चाहे जितने भी ऊपर बढ़ जाएं, हमें सदैव उनके पीछे, उनके आगे नतमस्तक ही होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि, चंद्रमा शुभग्रह, नौकरी योग, कृतिका नक्षत्र, अगर हो सके तो आपा मार्ग की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। कपास की जड़ भी अपने गले में धारण कर सकते हैं, चांदी के ताबीज में करके। और अगर बन पड़े तो इस कुंडली के लिए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके तो व्यक्ति को नियमित दिनचर्या के साथ सूर्य को अर्घ देना, मांस भक्षण न करना, ब्राह्मणों की सेवा, उनका आशीष प्राप्त करना, ब्रह्म योग, इंद्र योग और बालोकरण, वैश्यवर्ण और राक्षस गण है। इस वजह से व्यक्ति में राजसिक तत्वों की प्रभाव की स्थिति देखने को मिल रही है। रजस तत्व, तमस तत्व और शुद्ध सात्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 दोष कहे गए हैं। 3 दोष और 3 गुण हैं। ये गुण भी हैं और दोष भी हैं। राजा जो होते हैं वो राजसिक गुणों से युक्त होते हैं। शुद्ध जो होते हैं ब्राह्मण, वो दैव गुण से, सात्विक गुणों से युक्त होते हैं। और जो तमस तत्व है वो राक्षसों का तत्व है ना। इस वजह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन, बुद्धि, विचारों में जो राजसिक प्रभाव बना हुआ है, उसको आगे बढ़ा करके निरंतर भगवान के सहारे, भगवान का स्मरण करते हुए उसे सात्विक प्रवृत्ति में लगाने की आवश्यकता है, उसे सात्विक बनाने की आवश्यकता है। और जब धीरे धीरे वो सत्व गुण भी बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे आप तीनों गुणों से परे हो जाते हैं और फिर तीनों ही गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग था, जो जिसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बड़ा ही विलक्षण और बहुत ही बेहतर बने हैं, जो आपको नियमित आय देते हैं और मजबूत देते हैं। इच्छा शक्ति का व्यक्ति संपन्न होता है। केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो स्थिर राशि बनी है। इस वजह से व्यक्ति स्थिरता से धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और निश्चित रूप से वो धनवान होगा तो हमेशा के लिए होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आज धनवान है, कल उसका धन हरण हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और व्यक्ति वेदोक्त आचरण करने वाला है। यहाँ पे आपको मैं रोक करके एक बात बता दूं, सूर्य और बुध का इस भाव में बैठना उतना बलवान नहीं माना जाता है। इनका लग्न में बैठना ज़्यादा बलवान होता है। दशम, एकादशवें और नवम भाव में बैठना सूर्य और बुध को अतिरिक्त बल देता है, जिसे दिशा का बल कहते हैं। मतलब सूर्य और बुध अगर यहाँ बैठेंगे तो जातक को ज़्यादा बुद्धिमान बनाएंगे, जबकि इसके उलट इसके पूरक क्षेत्र यानी कि सप्तम स्थान में जब ये सूर्य बुध बैठेंगे तो थोड़ा कम बुद्धिमान बनाएंगे। यहाँ हो सकता है कि आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करें, पर यहाँ पे ये आपकी बुद्धि को गलत इस्तेमाल में नहीं जाने देते हैं, है ना। आपको यहाँ पे मित्रों से संपर्क में जाते देखा जा सकता है। हो सकता है कि आपको नौकरी मिलने में थोड़ी दिक्कत हो, कारोबार आगे बढ़ाने में आपको परेशानी हो। आप अपनी बुद्धि, अपना इंटरव्यू, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो तत्व बल है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हो सकता है कि यहाँ के मुकाबले यहाँ पे सूर्य और बुध के बैठने के कारण थोड़ा कम है। लेकिन हमें उसको लगातार उस पर काम करने की आवश्यकता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो स्थिति बनी है कुंडली की, उसके आधार पर वार कौन बना है आपकी कुंडली में। वारेश बनते हैं जन्म कुंडली में सूर्य, और सूर्य ही इस कुंडली के लग्नेश हैं। तो लग्न के अधिपति सूर्य, वार के अधिपति भी सूर्य, लेकिन दिशा के बल के कारण, कमजोर बल के कारण यहाँ पे इन दोनों प्रभावों में, मतलब दिशा का बल सूर्य को कमजोर मिल गया क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में, ये पश्चिम दिशा है, ये अस्त हो जाते हैं, ये मृत्यु का भाग होता है। इस वजह से यहाँ पे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो हमें अपने आत्मविश्वास को बना करके रखने की आवश्यकता है। इस सूर्य के ऊपर आप जब देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शास्त्रकार लिखते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या उसके निर्णय प्रायः गलत भी होते हैं। इस वजह से जो भी करियर चुनाव कर रहे हैं, जो भी विषय चयन कर रहे हैं, जो भी मैत्री चयन कर रहे हैं, जो भी देश, राज्य, जो भी
चयन कर रहे हैं उसको बहुत सावधानी से सतर्क होकर के अपने पूरे मेडिटेशन के साथ उसको उस पर अमल करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो कमजोर भी हो सकता है। 12वें भाव में राहु बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति अंतिम में सफलता प्राप्त करता है। जब उनको लगने लगेगा कि अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ भी मेरा होने वाला नहीं है, तब व्यक्ति को ये राहु अंतिम में उसका परिणाम उसके मन मुताबिक देते हैं। मतलब कहते हैं ना जिसको कि सब कुछ जब छोड़ दिया, आशा छोड़ दी, तब मुझे परिणाम मिला, ये राहु 12वें भाव का कराते हैं। तो 12वें भाव के राहु का परिणाम ये रहेगा, 9वें भाव के गुरु का परिणाम ये रहेगा, शनि का परिणाम ये रहेगा। उच्च के चंद्रमा पदस्थ अधिकारी, लेकिन चंद्रमा में सूर्य का अंतर या राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, राहु की महादशा में सूर्य का अंतर और उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर या सूर्य की ही अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर या सूर्य का प्रत्यंतर अगर होता हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संतति है, सुख है, विद्या है, विवेक है, दिनचर्या है, माता का सुख है, पिता के साथ कभी कभी सामान्यतः इमोशनल संबंध भी यहाँ पे भी अच्छा ही देख रहा हूँ, पर यहाँ पे नीच के होने के कारण, गुरु और शनि के कारण थोड़े बहुत मानसिक मतभेद देखते बन रहे हैं। किसी को धन देना नहीं चाहिए, किसी से धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, उधार तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आप को दबा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। दबा करके कोई आपको अगर रख रहा है तो उसका तुरंत विरोध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव के मंगल आपको फिर दब्बू स्वभाव का बना देते हैं, डरपोक बना देते हैं। और उस पे जब राहु का प्रभाव आ जाए तो राहु और मंगल के प्रभाव के कारण अष्टम भाव के अधिपति के साथ शनि बैठे हैं तो आयु में रोग लगने लगता है, और फिर आप उसके ये जो स्थिति है ना मंगल और राहु की और गुरु और शनि की, यही आपको नौकरी देने वाले बना रहे हैं। मतलब ये किसी के यहाँ व्यक्ति चाकरी करता है पर प्राइवेट नौकरी नहीं करें, या तो सरकारी नौकरी करें या तो फिर स्वतंत्र कारोबार करें, और स्वतंत्र कारोबार के लिए ये चंद्रमा आपके पीछे सहायता कर रहे हैं। लग्न का मान बहुत अच्छा है, सूर्य लग्न को देख रहे हैं, लग्न पे गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार कुशल होना, वाणी का शुद्ध होना, और कम से कम अपने प्रभावों को लेकर के व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहता है। जब आप जन्म कुंडली में देखेंगे तो द्वितीय भाव खाली, लग्न खाली, चतुर्थ खाली, तृतीय खाली, पंचम खाली, एकादशवां खाली, 12वां भी लगभग खाली है। तो 1 2 3 4 5 6 6 भाव खाली हैं। 1 2 3 4 5 5 भाव भरे हैं। राहु को नहीं गिना जाता है। ये 5 जो ग्रह बैठे हैं 5 भावों में, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 1 2 3 4 2 6 1 7, तो 1 2 3 4 5 घर में ही जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं इसे पाश योग कहते हैं। और ये योग क्या होता है, ये लगभग दुर्योग की ही भांति काम करने लगता है, जहां व्यक्ति को उसकी सफलता चलने के बाद मिलती है, दौड़ने के बाद मिलती है, हांफने के बाद मिलती है ना। और जब जन्म कुंडली में याद रखना होगा कि चतुर्थ भाव के अधिपति जब कभी भी अष्टम भाव में बैठ जाते हों तो व्यक्ति की माता बुद्धिमान ज़्यादा होती हैं, पिता जो होते हैं वो अपने कारोबार में ज़्यादा उलझे हुए नजर आते हैं। इमोशनल संबंध है चंद्रमा के कारण, लेकिन चतुर्थ स्थान के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना ये कुहू योग बनाता है, जो कई बार जातक को पिता से मतभेद देने वाला और गलत मैत्री में जाने वाला, और साथ ही साथ मंगल की दशा में गलत मैत्री के साथ अपने बुद्धि और अपने विवेक का सही ज्ञान नहीं प्राप्त करने वाला या सही ज्ञान नहीं होने वाला, ऐसा बना देते हैं। यहाँ पे हमें मंगल की दशा में अपने माता के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पिता के साथ संबंधों को भी समझने की आवश्यकता होगी। मतलब मंगल का अंतर, मंगल का प्रत्यंतर, मंगल के सूक्ष्मांतर में इन सभी चीजों को सावधानी से निभाने की आवश्यकता होगी। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। लग्न से लेकर के पंचम भाव तक कोई ग्रह नहीं है, और ये ग्रहों का खाली होना ये सिद्धांत है। लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन का जो आरंभ है शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था तक का जो काल होता है वो संघर्ष से युक्त होता है। जब व्यक्ति किशोरावस्था को प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है तब उसके जीवन की गति आगे बढ़ती है। लग्न से लेकर के चौथे भाव तक के काल को बचपन का काल कहते हैं। चतुर्थ पंचम छठवां सातवां, मतलब चतुर्थ के बाद पंचम, छठा, सातवां और आठवां, ये किशोरावस्था के काल कहे गए हैं।
नवम, दशम, एकादशवां और 12वां ये वृद्धावस्था का काल कहा गया है। वृद्धावस्था में गुरु और चंद्रमा आ रहे हैं। राहु 12वें भाव में वृद्धावस्था में कई बार कष्ट दे सकते हैं, लेकिन दशा कब आएगी राहु की? तो राहु की दशा अभी चल रही है, 2035 तक ही राहु की दशा है। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा इस कुंडली को सुख देने वाली बन जाएगी। और साथ ही साथ इस कुंडली में जो ये ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ये अपनी दशा काल में जातक को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में 7 घर आगे बैठे हैं, तो यहाँ से जब आप इसमें 7 और प्लस 12 यानी कि 19वें वर्ष में, 29वें वर्ष में, 39वें वर्ष में जातक का जीवन एकदम बहुत आगे और तीव्र विकास को प्राप्त करता है। इस पे मैंने कार्यक्रम भी बनाया था। पंचम भाव के अधिपति का नवम में बैठना, पूर्वजों का आशीर्वाद। लग्न का अधिपति लग्न को देखे, आयु और व्यवहार, तर्क, बुद्धि, ज्ञान, बल। द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में, स्वयं का कारोबार। तृतीय भाव के अधिपति चतुर्थ में, बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद नहीं होता। यहाँ पे भी गुरु का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। शनि की उच्च दृष्टि अपने भाव, इस भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। इस भाव का स्वामी शुभग्रह होकर के अपने भाव से मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट। इस वजह से इस कुंडली का कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, ट्रांसपोर्ट का काम, हार्डवेयर का काम, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम हो, बैंकिंग हो, टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, उसके बाद मार्केटिंग हो, इस तरीके का काम भी व्यक्ति करता है। साथ ही साथ तीसरे भाव पे गुरु, शनि और इस भाव से चतुर्थ स्थान में शुक्र के बैठने के कारण बड़े छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को मतभेद नहीं होता या उनका सुख व्यक्ति को मिलता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम में बैठना, अष्टम में बैठना, चतुर्थेश का अष्टम में, ये पिता के साथ संबंधों को कमजोर करता है। कई बार माता और पिता के भी मतभेदों को जाहिर करने वाला होता है। पंचम भाव के अधिपति का नवम में बैठना, न्यायपूर्ण, न्याय करना और दार्शनिक विचारों वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, मर्मज्ञ, ज्योतिषी, ज्ञानी और सुखी होता है। लेकिन चूंकि गुरु के प्रभाव में कमजोरी हो रही है, इस वजह से जातक कई बार अपने पत्नी के साथ संपूर्ण कम्युनिकेशन नहीं बरत पाता है, या कई बार वहां पे वो अपने से बड़ों का अनादर भी कई बार कर जाता है। वो जो चरित्र निर्माण है वो सूर्य और गुरु के कारण कभी कभी कमजोरी में आती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ वो बलवान नहीं है, यहाँ वो नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। छठवें भाव के अधिपति का नवम में बैठना, आपका अधिकार सुरक्षित है। इस वजह से मन लगा करके जैसे ही आप काम करने लगते हैं, उद्यम करने लगते हैं, तो आपको मजबूत प्रारब्ध का निर्माण बनने लगता है और फिर आपको उसमें सफलता मिल जाती है। छठवें और सातवें भाव के अधिपति होकर के नवम में विवाह के बाद भी व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और पद और प्रतिष्ठा के साथ कारोबार में वृद्धि भी होते देखी जाती है। अष्टम स्थान के अधिपति का नवम में जाना और नवम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, ये भाग्य भंग योग लगा रहा है। इस वजह से हमें धर्म करते रहना चाहिए। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, गुरु दीक्षा, यज्ञोपवीत संस्कार, समय पे विवाह, तीर्थ दर्शन, गंगा जल का सेवन, गाय की सेवा, तिल का दान, गुड़ का दान, चने का दान, शहद का दान, चांदी का दान, तांबे का दान, पीतल का दान, ये सब चीज़ें करते रहने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं नवम स्थान के अधिपति के बारे में बात की। दशम स्थान के अधिपति छठवें में, ये पिता को नौकरी में रखते हैं और कई बार व्यक्ति को भी नौकरी मिल जाती है। एकादशवें स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के सप्तम में, पत्नी से लाभ, लेकिन बुध यहाँ नीचा विलासी हैं, इस वजह से सावधान भी रहना होगा। यहाँ पे मंगल के अष्टम भाव में जाने के कारण कुंडली मांगलिक भी बनती है और प्रबल मांगलिक बनती है, क्योंकि मंगल पे राहु का प्रभाव है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पे नहीं है। केंद्र में गुरु और शनि में से कोई भी ग्रह नहीं है, इस वजह से भी मंगल दोष यहाँ पे लग जाएगा। एकादशवें स्थान के अधिपति के बारे में भी बात की। दशम स्थान के अधिपति उच्च के विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेशी प्रवास, विदेशी नौकरी, चंद्रमा, राहु, मंगल, गुरु और शनि, इन सभी दशाओं में व्यक्ति को विदेशी संपर्क और विदेशों से लाभ मिलते देख रहा हूं। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रह जो बैठे हैं वो किस तरीके का परिणाम इस कुंडली में करते देखे जाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज जो इस कुंडली को दिखा रही है, यहाँ कन्या राशि का नवांश बना है जिसके अधिपति बुध नीच के हैं। यहाँ भी लग्नेश अस्त हो रहे थे भाव में, यहाँ भी लग्नेश जो है वो नीच के हैं। यहाँ बुध नीचा विलासी और यहाँ भाव से वर्गोत्तम। बुद्धिमता है, पर हमें उसको जांचने की आवश्यकता है कि कहीं हम अपने बालकपन में किसी गलत चक्कर में तो नहीं हैं या गलत मैत्री में तो नहीं हैं, और इसके योग बिल्कुल ही बन सकते हैं। इस वजह से जहाँ कहीं भी हैं बहुत सतर्क और सावधान रहें। बहुत ज़्यादा दयालुता का भाव
या बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना या बहुत ज़्यादा रिसर्च न करना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु आपके वर्गोत्तम है भाव से, इस वजह से गुरु की दशा और गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए एक एक ग्रह की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य। यहाँ कुंभ राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं तुला राशि में। मतलब यहाँ वो नीच की राशि में नहीं बैठे थे, पर नीच भाव में जरूर बैठे थे, और यहाँ वो टोटल नीच हो जा रहे हैं, जिनका नीच भंग शनि के कारण हो रहा है। इस वजह से मैं सूर्य को यहाँ कमजोर देख रहा हूं। इस कारण से मैं आपसे इतनी बात जरूर कहूंगा कि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, उन्हें कमजोर नहीं करना है, मन को मलिन और दुखी नहीं करना है, मन गंदा नहीं हो। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राजनीति, कूटनीति, कृपणता, कठोरता, शठता, मूर्खता, जड़ता, आलस्य, प्रमाद, ये सब आपके अंदर आ सकते हैं। इस वजह से, और ये सूर्य के कमजोर होने के कारण हो सकते हैं, इस वजह से बहुत सतर्क रहिएगा। सूर्य की दशा में आपको यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही साथ रोजगार की वृद्धि भी हो सकती है। वहीं बात अगर चंद्रमा की करते हैं तो चंद्रमा वृष राशि में 8 अंश के बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो मीन राशि में बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और कम से कम वो आपकी कुंडली में लाभ और योग्यता देने के साथ साथ महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने के साथ साथ इमोशनल एक्टिविटी में रखने के साथ साथ आपके पिता के कारोबार और नौकरी को स्टेबल बनाने के साथ साथ आपको धनवान और साथ ही साथ थोड़े बहुत कभी कभी ऋण में ले जाने वाले बन रहे हैं। मंगल की बात करेंगे तो मंगल लग्न कुंडली में 7 अंश 19 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में, जबकि नवमांश कुंडली में वो उसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि में बैठ करके आपके यश और प्रतिष्ठा के साथ आपके मजबूत निर्णयों में सहायक हो रहे हैं। लेकिन उसी मंगल की दशा में पत्नी के साथ मतभेद भी दिखाई देंगे, और खास करके उसी मंगल की दशा में जब कभी भी राहु का अंतर हो या केतु बुध का अंतर हो तो भी कई बार ये परेशान करने का समय आ जाएगा। उस मंगल की दशा में विदेश जाना, बाहर रहना, थोड़ा घर से दूर रहना आपको यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ धन की वृद्धि देने वाला भी हो सकता है। बात करते हैं बुध की तो 18 अंश 19 कला शतभिखा नक्षत्र कुंभ राशि में, नवांश कुंडली में वो मीन राशि में बैठे हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 14 अंश 58 कला के। और बुध की दशा आपके जीवन में धन और बुद्धि के वाणी के प्रभावों की वृद्धि करने वाली, लेकिन गलत मैत्री में जाने वाली भी हो सकती है। बुध की दशा में व्यापार और दिनचर्या साथ साथ माता का सुख अच्छा रहेगा। वहीं अगर बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के बारे में तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में 5 अंश 55 कला अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में, जबकि नवांश चक्र में वो वृषभ राशि में बैठे हैं और मृगशीरा नक्षत्र में। इस आधार पर इतनी बात तो पक्का कह सकता हूं कि गुरु की दशा भी आपके धन, मान, प्रतिष्ठा, मानसिक सुख, कारोबार, माता का सुख, ये सब देने वाले बन रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में मकर राशि में 0 अंश 27 कला, पत्नी तर्क वितर्क करने वाली ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं शुक्र यहाँ पे। नवमांश कुंडली में वही शुक्र मकर राशि में बैठ रहे हैं, तो गुरु बुध और शुक्र आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो गए, जिसमें से गुरु और बुध भाव से और शुक्र राशि से वर्गोत्तम हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र की दशा आपके लिए धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, ससुराल से सुख, और इतना ही नहीं आपके रिसर्च को वृद्धि देने वाली भी हो सकती है, लेकिन उस दशा काल में थोड़े बहुत आलस्य की वृद्धि भी होगी। शनि आपकी कुंडली में मेष राशि में 17 अंश 23 कला के भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, और नवमांश कुंडली में वो कन्या राशि में जा रहे हैं। दशमांशा चक्र में भी जो इनकी स्थिति बनी है वो कन्या राशि में ही बन रही है। इस वजह से शनि की दशा आपके जीवन के लिए कई बार मारक ग्रह की स्थिति में आएगी, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो वो राहु और केतु से एक्सिस में आ रहे हैं और कम से कम अष्टमे से यहाँ बन जाते हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रह के साथ जब कभी भी मारक ग्रह का संपर्क होता है तो वो पापी ग्रह मतलब गुरु भी मारक बनने लगते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे गुरु और शनि के अंतर्दशा में, महादशा में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बाकी शनिदेव आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत निगेटिविटी और थोड़े बहुत भाग्य में संघर्ष देने वाले बनेंगे।
राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए, राहु कर्क राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से मैं उन्हें कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ फिर भी राहु की दशा में आपको अपनी वाणी पे संयम निश्चित रूप से बरतना चाहिए और यश और मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए थोड़े संघर्षों की स्थिति को व्यक्ति को जाना पड़ता है। नक्षत्र के आधार पर बात करते हैं तो आपकी कुंडली के लिए नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में दान करना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ उत्तराषाढ़ा, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद और हस्त और साथ ही साथ मृगशीरा, रेवती, पुष्य और पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। दिन के आधार पर गुरुवार और रविवार बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए मैत्री, धनु राशि और मेष राशि वाले से मैत्री अच्छी रहेगी। शत्रुता कभी ना करें तुला, कुंभ और मिथुन वालों से। नाम जो शहर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मिथुन राशि के नाम, मेष राशि के नाम और साथ ही साथ वृश्चिक के साथ धनु राशि के नाम के शहर में आपका जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस कुंडली में विवाह अगर करना हो तो मकर राशि मकर लग्न के जातिका से, वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से, मेष राशि और वृश्चिक राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये तीनों ही दिशाएं हो सकती हैं। दक्षिण भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है और उत्तर भी हो सकता है। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप निश्चित रूप से गुरु की दशा और चंद्रमा की दशा, शुक्र की दशा और काफी हद तक बुध की दशा, इन 4 ग्रहों की दशाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अष्टक वर्ग आदि के आधार पर जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व ठीक है, उसे गलत मैत्री में भटकते हुए देख रहा हूं, उसको ठीक करिए। साथ ही साथ धन बचाने की कोशिश करिए, पराक्रमी आप हैं उसको और भी ज्यादा अपडेट करिए। इस कुंडली में मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, संपदा, चरित्र का सुख, मन का सुख, निद्रा का सुख, कोई लंबी बीमारी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ राहु और मंगल की दशाओं में ऐसा हो सकता है। पसलियों की दिक्कत होती है, पसली दर्द करने लगता है। 12वें भाव में राहु होते हैं और जब अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि जाती है तो हड्डी पसली में दर्द होता है बुढ़ापे में। इसके साथ साथ यश और प्रतिष्ठा, संतान ठीक है। नौकरी इस कुंडली के लिए सबसे पहले नंबर पे, व्यापार दूसरे नंबर पे, रिसर्च पे हमें फोकस करना है, डरना नहीं है। इसके साथ साथ धर्म की समझ आवश्यकता होगी, धर्म को समझने की, पुराणों के अध्ययन की, और ये कुंडली प्रतिष्ठा अच्छी कमा लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली के लिए जो स्थिति बन रही है उसमें 100% सूर्य और गुरु आपको देने वाले ग्रह बन रहे हैं, जबकि शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा ये मानसिक शांति और थोड़ी स्थिरता देने वाले ग्रह के रूप में बन रहे हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में सूर्य की दशा में और शनि की दशा में, नया भवन, नई गाड़ी सूर्य और शनि की दशा में ले सकते हैं। संतान आदि का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा देर से है, इस वजह से कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। माता और पिता में से माता का सुख और पिता का सुख दोनों का सुख है, पर माता का सुख ज्यादा है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।